हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए संदीप अरोड़ा एक बार फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जो बायबैक ऑफ शेयर है। बायबैक ऑफ शेयर आपने पहले कभी नहीं किया हुआ। बीकॉम जो बच्चे बीकॉम के थ्रू हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर नहीं अभी कंप्लीट करी, तो उनके लिए शायद ये हो सकता है उन्होंने पहले किया हो या उनको थोड़ा बहुत याद हो, पर मैं मान के चलूंगा आपको किसी को बायबैक के बारे में नहीं पता। बायबैक ऑफ शेयर हमारा क्या चैप्टर है। क्या होता है, कंपनी जैसे कि आपको पता है पैसा जो है दो तरीके से रेज कर सकती है। नंबर एक शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी, नंबर दो डेट। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल कैपिटल। दूसरा हमारा क्या होता है, डेट। डेट से मतलब हमारा क्या होता है, डिबेंचर या लोन। अब क्या होता है, कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसने क्या है, शेयर इशू करे हुए हैं, पैसा यूज कर रही है कंपनी शेयर होल्डर का। अब किसी स्टेज पे आके उनको लगता है कि हमारे पास नंबर एक, हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं उससे हम क्या है, जो अपनी कैपिटल है, अपनी लायबिलिटी है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर एक, हमारे पास इतना पैसा है, सफिशिएंट पैसा है, जिससे क्या है, जो हमारी कैपिटल है, हमारी एक लायबिलिटी है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर दो, हमारे पास इतने रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल हैं, हमारे पास इतने सफिशिएंट रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से हम क्या है, शेयर जो है कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं। अब शेयर कैपिटल रिड्यूस करने का पर्पस क्या होता है। शेयर कैपिटल मतलब रिड्यूस करना, मतलब बायबैक करने का पर्पस क्या होता है। बायबैक का मतलब क्या होता है, बायबैक का मतलब कंपनी अपने शेयर ही खुद खरीदती है। कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है। अब खुद क्यों खरीदना चाहती है, ठीक है ना, क्योंकि जब कंपनी ने शेयर इशू किया होगा तो बहुत सारा तामझाम लगा होगा, बहुत शेयर इशू करने के लिए कुछ खर्चा हुआ होगा, ठीक है जी, कमीशन लगी होगी, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह, प्रोस्पेक्टस का खर्चा और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हुई होंगी। तो कंपनी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो अपने शेयर होल्डर के पैसे वापस मोड़ना चाहती है, अपनी कैपिटल जो है रिड्यूस करना चाहती है। नंबर एक, उनको लगता है कि वो अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी जो बर्डन है उसको कम करना चाहते हैं। नंबर दो, उनको लगता है कि हम जो है इतना डिविडेंड नहीं दे पा रहे या दे पाएंगे, और उस लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करती है, कंपनी बायबैक करना चाहती है। ठीक है जी। बायबैक किस लिए किया जाता है, इन मेनली दो कारण की वजह से। कंपनी को लगता है कि हमें क्या है, अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर देनी चाहिए, क्योंकि उसको हो सकता है किसी केस में पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, और वो प्रोजेक्ट, उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे क्या है कुछ एक्स्ट्रा अच्छी रिटर्न निकल पा रही है, या फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है ना, या फिर इसके अलावा कोई और कारण भी हो सकता है। ठीक है जी। तो बायबैक ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने शेयर अपने ही शेयर होल्डर से वापस परचेज करती है, छीनती नहीं है, फॉरफीचर नहीं है। यहाँ पर फॉरफीचर अलग चीज होती है, बायबैक अलग चीज होती है। बायबैक है अपने शेयर खुद खरीदना अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। ठीक, तो चलिए वन बाय वन बात करेंगे। पहले हम बायबैक ऑफ शेयर के थ्योरेटिकल प्रोविजंस के ऊपर, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल के स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे छोटे छोटे करते बड़े बड़े सम्स पर आएंगे, सारी प्रोविजन क्लियर करेंगे आपकी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायबैक का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ बायबैक, परचेज ऑफ ओन शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जैसे कि मैंने आपको कहा, बायबैक क्या होता है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर वापस खरीदना। नंबर दो, सोर्सेज ऑफ बायबैक। बायबैक जो है कहां से रेज किए जा सकते हैं, कहां से बायबैक किए जा सकते हैं, किन किन सोर्सेज से, किन किन साधन से क्या है बायबैक जो है किया जा सकता है। नंबर एक फ्री रिजर्व्स।
फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं? फ्री रिजर्व्स जनरल रिजर्व का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस या अदर रेवेन्यू रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कौन कौन से मैंने बोले जी आपको फ्री रिजर्व में? फ्री रिजर्व में नंबर 1 आपका क्या हो गया? जनरल रिजर्व का बैलेंस, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, नंबर 3 अदर रेवेन्यू रिजर्व्स, which are available for the distribution of dividend। ठीक है जी, एक हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस, नंबर 2 हमारा P&L का बैलेंस, नंबर 3 अदर रेवेन्यू रिजर्व जो है जो अवेलेबल किसके लिए हैं? जो अवेलेबल है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो अवेलेबल है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसको हम इन सभी रिजर्व्स को क्या बोलते हैं? फ्री रिजर्व्स। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब क्या होता है, बायबैक जो है आप दो जगह से कर सकते हो। बायबैक जो है आप दो जगह से कर सकते हो। नंबर 1 फ्री रिजर्व से, अगर आपके पास फ्री रिजर्व अवेलेबल नहीं है, कंपनी 100 रुपए के इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहती है। नंबर 1 कंपनी 100 रुपए के इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहती है। अब कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पहले किस में मान के चलो है ही नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं, तो क्या कंपनी बायबैक नहीं कर सकती? जी नहीं, गलत, कर सकती है। कंपनी के पास अगर फ्री रिजर्व्स, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं पड़े तब भी वो बायबैक कर सकती है। तो वो दूसरी उनके पास मौका क्या है, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करके कंपनी क्या है, शेयर बायबैक कर सकती है। ठीक है जी, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और किसके थ्रू? फ्री रिजर्व के थ्रू। नंबर 3 बात करते हैं, अब क्या होता है बायबैक कंपनी जब कर रही है, अब हो सकता है बायबैक फेस वैल्यू पे हो सकता है प्रीमियम पे हो। अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 में बायबैक कर रही है तो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है। अब कंपनी ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है वो किस चीज का पे कर रही है? प्रीमियम का। यहां पर इसको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोलते बच्चों, यहां पर इसको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोलते, यहां पर इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाय बैक। प्रीमियम ऑन बाय बैक मतलब फेस वैल्यू से ऊपर, फेस वैल्यू से ऊपर जितनी भी बायबैक की वैल्यू है, फेस वैल्यू से ऊपर जितने पे बायबैक हुआ है शेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है जी, जो शेयर बायबैक हो रहा है फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है सर। अब ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है, प्रीमियम ऑन बायबैक है, इसको आप कहां से यूज कर सकते हो? प्रीमियम ऑन बायबैक को आप कहां से यूज कर सकते हो? नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम से। नंबर 1 जो सोर्सेज ऑफ बायबैक है फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक, फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक स्पेशली मैं बोल रहा हूं, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है,
अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो अगला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या कंपनी जो बायबैक है वो प्रीमियम पे नहीं कर सकती? जी नहीं कर सकती है, प्रीमियम बायबैक पे कर सकती है। तो सर ये फिर कहां से आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से हम यूटिलाइज कर सकते हैं? जो प्रीमियम बायबैक है वो कहां से यूटिलाइज कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं। तो बच्चों उस केस में हम लोग फ्री रिजर्व्स में से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, फ्री रिजर्व में से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कुल मिला के दो चीजें हुई। नंबर एक, फेस वैल्यू, जो प्रीमियम ऑन बायबैक रिडीमेबल बायबैक की वैल्यू है, बायबैक वैल्यू ऑफ शेयर जो है उसमें दो चीजें होती हैं। नंबर एक फेस वैल्यू, नंबर दो प्रीमियम ऑन बायबैक। नंबर एक फेस वैल्यू, नंबर दो प्रीमियम ऑन बायबैक। अब फेस वैल्यू जो है वो आगे दो चीजों से यूज हो सकता है, उसके दो सोर्सेज हैं। फेस वैल्यू के आगे दो सोर्सेज हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नंबर एक फ्री रिजर्व्स, नंबर दो फ्रेश इशू। नंबर एक फ्री रिजर्व्स, नंबर दो फ्रेश इशू। अब दूसरा क्या था? प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक की हमारे पास दो ऑप्शन थी। नंबर एक सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो कहां से? फ्री रिजर्व से। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ आ गया बिल्कुल। कंडीशंस क्या है बायबैक की? बायबैक करने से पहले क्या शर्तें हैं? बायबैक करने से पहले शर्तें ये हैं, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। कहता है ये जो बायबैक है ना, ये जो बायबैक है ऑथराइज होनी चाहिए आर्टिकल द्वारा। आपको कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन मिली है कि आप कंपनी के शेयर जो है वो बायबैक कर सकते हो। नंबर एक। नंबर दो कंडीशन है कि ये जो शेयर हैं वो क्या होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। जो शेयर हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए। ठीक, नंबर एक कंपनी ऑथराइज बाय आर्टिकल होनी चाहिए। नंबर दो जो शेयर है वो फुली पेड अप होना चाहिए। अगर फुली पेड अप नहीं है, सपोज कीजिए अगर कोई शेयर फुली पेड अप नहीं है, तो पहले आप कॉल करोगे, कॉल करने के बाद शेयर होल्डर आपकी ड्यू डेट में पैसा जमा करवाएगा, फिर जब फुली पेड अप हो जाएंगे फिर जाके बायबैक होगा। तो क्या सर अगर किसी बंदे ने, किसी शेयर होल्डर ने कॉल नहीं पे करी, फाइनल कॉल नहीं पे करी, तो क्या सर उसके शेयर बायबैक नहीं होंगे? जी नहीं बेटा, उसके शेयर बायबैक नहीं होंगे। वो शेयर होल्डर बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर किसी शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के चाहे 1 रुपया नहीं दिया, तब भी वो एलिजिबल नहीं होगा बायबैक के लिए। ठीक है सर। अप्रूवल्स, अब क्या होता है, कंपनी को बायबैक करने से पहले कुछ अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। एक तो होती है हमारी बोर्ड की अप्रूवल। अब कौन से सिचुएशन में हमारे को बोर्ड की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है? कहते हैं इफ बायबैक डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। अगर आपका जो बायबैक है 10% से ज्यादा नहीं है, अगर बायबैक जो है 10% से ज्यादा नहीं है, किसका? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% से ज्यादा नहीं है, फिर तो कहते हैं सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लीजिए, रिजोल्यूशन पास कीजिए और बायबैक कर दीजिए, अगर बायबैक 10% से ज्यादा नहीं है। ठीक, अब क्या होता है, कुछ सिचुएशन में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है कुछ सिचुएशन में। ये कब होगा? अगर बायबैक आपका 10% से ज्यादा है, बायबैक 10% से ज्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। 10 से ज्यादा है बट ज्यादा से ज्यादा कंपनी बायबैक 25% कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी बायबैक 25% कर सकती है। अब इसका कारण क्या होता है? 50% क्यों नहीं कर सकती, 40 क्यों नहीं कर सकती, 30 क्यों नहीं कर सकती, 60 क्यों नहीं कर सकती? अब क्या होगा, अगर आप खुद सोचिए, कंपनी के जो ओनर्स हैं उसका पैसा निकल गया, कंपनी के जो ओनर है उसका पैसा निकल गया, 40%, 60%, 80%, पैसा किसका रह गया ज्यादा? आउटसाइडर का रह गया।
क्रेडिटर का रह गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का रह गया। इसका मतलब है उनके मन में डर बैठ जाएगा कि भाई मालिक तो निकलते जा रहे हैं, ऑनर्स तो निकलते जा रहे हैं, ये तो हमारे को फंसा के मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये जो काम क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। जो बायबैक है, इसलिए उन्होंने लिमिट्स के तहत काम किया कि भाई कंपनी बायबैक जो है इस सीमा रेखा से ज्यादा नहीं कर सकती, इस लिमिट से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। ठीक है जी। रीजन यही है जो मैंने आपको बताया कि क्रेडिटर अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे, अनसिक्योर फील करेंगे और अपने आप को अनसेफ फील करेंगे। उनको हमेशा डर रहेगा कि हमारी रिस्क और बढ़ गया, और रिस्क बढ़ गया, और शेयर होल्डर निकल गए। तो पैसे देने वाले, जो जिम्मेदारी लेने वाले बंदे हैं, वही अगर चले जाएंगे तो बिजनेस और कंपनी को संभालेगा कौन? ठीक है ना। तो इसलिए कंपनी ने लिमिट रखी, अगर 10% से ज्यादा है बायबैक, 10% से ज्यादा है तो शेयर होल्डर्स को बुलाओ और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। पर ज्यादा से ज्यादा आप बायबैक कितनी कर सकते हो? 25%। ठीक है जी। 10% कौन से केस में? बोर्ड अप्रूवल चाहिए 10 अप टू 10%। अगर 10 से ज्यादा है तो किसकी अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, तभी बायबैक हो पाएगा। ठीक। उसके बाद किस चीज का? 10% और 25%। 10 और 25% होता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक सर। ट्रांसफर टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर कब होगा? कहते हैं वेयर ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। अगर एक कंपनी क्या करती है? शेयर परचेज करती है, कहां से? फ्री रिजर्व्स में से। बायबैक जो हो रही है आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो रही है, तो क्या होगा? सम इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर सो परचेज्ड, शेयर्स सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू द CRR। अब क्या होगा बच्चों? कंपनी ने जितने शेयर परचेज करे हैं, जितने शेयर परचेज करे हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व, मतलब बायबैक जो हो रही है, जितनी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सम इक्वल टू द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द CRR। जितनी अमाउंट हम यूज करेंगे कहां से? फ्री रिजर्व से में, उतनी अमाउंट इक्वली ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को। ये चीज मैं आपको बच्चों चार्ट के थ्रू समझाने वाला हूं। ये चार्ट हमारे दोनों चैप्टर में काम आने वाला है और 90% सॉल्यूशन इसी चार्ट के थ्रू होगा जो मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है जी। तो उससे पहले आप अच्छे से, जितना आपको समय लगता है समझिए, प्रोविजंस को अच्छे से समझिए। ये जो ट्रांसफर टू CRR वाली है, ठीक है, ऐसी जो प्रोविजंस हैं, ये वाली कंडीशंस वाली हैं, सॉरी ये वाली सोर्सेज वाली हैं, ये चीज़ें आप जितनी आपको समझ आती हैं समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग होगी वो मैं चार्ट के थ्रू बिल्कुल तसल्ली से आपको समझा दूंगा। ठीक है जी। तो चलो सर, अब क्या यहाँ पे नतीजा निकला? ट्रांसफर टू CRR में क्या अमाउंट पॉइंट निकला कि जितनी भी अमाउंट हम फ्री रिजर्व में से यूज करेंगे, जितनी भी अमाउंट निकालेंगे फ्री रिजर्व में से, उतनी अमाउंट ट्रांसफर टू कहां पे हो जाएगी? CRR अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब बायबैक जो है कहां से हो सकता है? कहते हैं बायबैक जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से हो सकता है, ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस हो सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई एक बंदे के पास 100 शेयर हैं, 100 के 100 उसको बोल दिया जाए कि हाँ भाई तू हमें बेचेगा। कंपनी हो सकता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बोले कि जिसके पास 4 शेयर हैं या 5 शेयर हैं उसके 2 शेयर बायबैक किए जाएंगे। ठीक है जी। जिसके पास 10 शेयर हैं उसके 4 शेयर बायबैक किए जाएंगे, 6 बायबैक किए जाएंगे। या फिर क्या हो सकता है? ओपन मार्केट से ऑफर दिया जाए, कोई भी बंदा, कोई भी हमारी कंपनी का शेयर होल्डर जो इस ऑफर में
कंपनी को अपने शेयर बेचना चाहता है तो इस प्राइस पे बेच सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से कंपनी को शेयर बेच सकता है। ठीक है जी, फ्रॉम द ओपन मार्केट। नंबर 3, बाय परचेजिंग द शेयर इशू टू द एम्प्लॉइज बाय वे ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी शेयर। अब क्या है, या तो फिर कंपनी कैसे कहते हो सकता है बायबैक कर रही है शेयर, कंपनी बायबैक कर रही है शेयर किसके थ्रू, किसके थ्रू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो एम्प्लॉइज को दिए गए थे, ईसॉप प्लान में, जिसको आप ईसॉप प्लान बोलते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू आपने जो एम्प्लॉइज को शेयर बांटे थे, उस प्लान के थ्रू जो शेयर होल्डर एम्प्लॉइज के पास शेयर हैं उनको बायबैक किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने नो हाउ सर्विसेज के लिए, नो हाउ सर्विसेज के लिए अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर, डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे थे, उन स्वेट इक्विटी शेयर को हो सकता है कंपनी बायबैक कर ले। ठीक है जी, तो बायबैक कहां कहां से हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है? हो सकता है कि कंपनी नंबर 1 बायबैक कर ले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। हो सकता है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक कर ले प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, कि 4 शेयर जिसके पास है उसके 1 शेयर बायबैक किया जाएगा, जिसके पास 5 शेयर हैं उसके पास उससे 2 शेयर बायबैक किए जाएंगे, 1 किया जाएगा, या 10 के बदले में 1 किया जाएगा या 2 किए जाएंगे। ठीक है जी, तो कंपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कर सकती है बायबैक नंबर 1, या तो फिर ओपन मार्केट से परचेज कर सकती है। नंबर 3 हमारा क्या था, परचेज कर सकती है किससे, एम्प्लॉई से जिन्होंने शेयर परचेज किए थे ईसॉप प्लान के अंडर, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर के थ्रू। ठीक है जी, उसके बाद डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस of the aggregate paid up capital and free reserve after buyback। क्या कहते हैं, जो डेट इक्विटी रेशियो है हमारी डेट इक्विटी रेशियो है बायबैक के बाद, बायबैक के बाद 2:1 से 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी ये चीज डर दर्शा रहा है कि कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारे शेयर होल्डर के, आउटसाइडर के मन में डर बैठे। अब ये 2 क्या है, डेट, वन क्या है, इक्विटी, 1 क्या है, इक्विटी। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, कंपनी जो है बायबैक कर सकती है, बायबैक करने के बाद जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, कहते हैं डेट 2 रुपए ज्यादा से ज्यादा, इक्विटी 1 रुपए हो सकती है कम से कम, 2 रुपए डेट 2 रुपए हो सकता है, इक्विटी 1 हो सकती है। इक्विटी 1 से ज्यादा होगी चलेगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, पर डेट 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है ना, मतलब डबल, मतलब क्या है, डेट जो है ज्यादा से ज्यादा इक्विटी का डबल हो सकता है। 2:1 का मतलब यही हुआ ना कि इक्विटी 1 और डेट 2। अगर इक्विटी 40 है तो डेट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 80। अगर इक्विटी 150 रुपए है तो डेट ज्यादा से ज्यादा 300 होना चाहिए, कि भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, कंपनी के केस में कंपनी क्या होगा, माना जाएगा कि हाँ जो क्रेडिटर हैं वो अपने आप को सही फील नहीं कर रहे, रियलाइज नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो कुल मिला के हमारी ये प्रोविजन थी बायबैक के रिगार्डिंग। क्या पढ़ा हमने बायबैक में? नंबर 1, बायबैक क्या होता है, बायबैक क्या है, अपने शेयर अपने शेयर होल्डर से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परचेज करना। ठीक है जी, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए। नंबर 2, बायबैक कहां से किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से किया जा सकता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, या फिर ओपन मार्केट से किया जा सकता है, या फिर एम्प्लॉई से किया जा सकता है ईसॉप प्लान के अंडर, या फिर जिन्होंने स्वेट इक्विटी शेयर के थ्रू शेयर परचेज करे थे। नंबर 2, ये जो बायबैक है, बायबैक कहां से की जा सकती है,
बायबैक की जो फेस वैल्यू है वो या तो फिर रिजर्व से यूटिलाइज हो सकती है या तो फिर कहां से, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी के थ्रू। और जो प्रीमियम वन बायबैक है या तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से या तो फिर कहां से, फ्री रिजर्व से। उसके बाद कंपनी की बायबैक करने के लिए दो शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं बायबैक की? नंबर एक, कंपनी जो है ऑथराइज बाय आर्टिकल होनी चाहिए, कंपनी ऑथराइज बाय आर्टिकल होनी चाहिए। नंबर दो, शेयर जो है फुली पेड अप होना चाहिए। अगर शेयर आपका फुली पेड अप नहीं है तो शेयर को पहले फुली पेड अप किया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको चार्ट करवाऊंगा, चार्ट करवाने के बाद फिर हम जर्नल एंट्री में साथ साथ आएंगे और मैं आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली दिखाऊंगा। तो मेरे साथ साथ चार्ट को कॉपी करिए। अब जैसे कि आपको बच्चों पता है, नंबर एक, वैल्यू ऑफ बायबैक। जैसे कि मैंने आपको कहा जितने रुपए का भी शेयर बायबैक हो रहा है पहले हमने वो लिख लेना है। सपोज को 10 रुपए का शेयर 12 में बायबैक हो रहा है तो अपने वैल्यू ऑफ बायबैक लिख ली 12 रुपए, नंबर एक। नंबर दो, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए। प्रीमियम बायबैक राइट साइड लिख लिया 2 रुपए, ठीक, इनटू नंबर ऑफ शेयर जितने भी बनेंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो फेस वैल्यू है, ये जो हमारी फेस वैल्यू है ये दो जगह से यूज हो सकती है। फेस वैल्यू जो है वो दो जगह से यूज हो सकती है। नंबर एक, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। नंबर दो, आउट ऑफ आउट ऑफ फ्री रिजर्व। जो वैल्यू ऑफ बायबैक है उसमें दो चीजें हैं, नंबर एक फेस वैल्यू, नंबर दो प्रीमियम बायबैक। फेस वैल्यू जो है वो दो जगह से यूटिलाइज हो सकती है, या तो फिर फ्रेश इशू करे कंपनी शेयर, या तो फिर क्या है, अगर उसके पास फ्री रिजर्व अवेलेबल हैं, अगर उसके पास फ्री रिजर्व अवेलेबल हैं तो कहां से होंगे यूटिलाइज, फ्री रिजर्व से। और जैसे कि हमने पढ़ा था जितनी अमाउंट हमने यूटिलाइज करी है कहां से, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। जितनी अमाउंट हमने आउट ऑफ फ्री रिजर्व यूटिलाइज की है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, वो हो जाएगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, दैट इज CRR अकाउंट। ठीक है जी, जितनी अमाउंट हमने फ्री रिजर्व से यूज करनी है या करेंगे उतनी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी कहां पर, CRR अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। अब उसके बाद आते हैं प्रीमियम वन बायबैक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीमियम वन बायबैक की हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं हमेशा हमेशा। पहली जो हमारे पास हमारे को ऑप्शन लेनी है वो कौन सी लेनी है, कहां से लेनी है, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से। पहली ऑप्शन क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, पड़ा हुआ है, तो आप
कहां से यूटिलाइज करोगे, सिक्योरिटी वीएम से। अगर बाय चांस आपके पास सिक्योरिटी वीएम अवेलेबल नहीं है तो फिर सेकंड सिचुएशन आउट ऑफ कहां से हो सकती है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व से। ठीक है जी, आउट ऑफ फ्री रिजर्व से। ठीक है बच्चों। अब ये जो फेस वैल्यू है कहां से थी, फ्रेश इशू से या फिर फ्री रिजर्व से। जितनी अमाउंट फ्री रिजर्व में से यूज करी उतनी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी सीआरआर में। ठीक है जी। प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक के दो हैं, या तो फिर क्या होगा, सिक्योरिटी वीएम में से या तो फिर फ्री रिजर्व में से। ठीक है जी। इसके अलावा चार्ट में एक नया पॉइंट ना ऐड होगा ना कम होगा। एज इट इज चार्ट को दिमाग में भी कॉपी कर लीजिए, अपनी नोटबुक पे भी कॉपी कर लीजिए। ये नोट हिलना नहीं चाहिए, इतनी मैं आपको गुस्से से कह रहा हूं, अच्छे से कह रहा हूं कि ये चीज आपको भूलनी नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको करवाया आपने वैसे ही फॉलो करना है, क्योंकि ये एक चार्ट नहीं, ये अपने आप में 2 चैप्टर के बराबर है। बायबैक ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 2 चैप्टर का जो पूरा का पूरा क्रक्स है ये इसी चार्ट में समाया हुआ है। ठीक है जी। तो 70-80% इसी जो चार्ट है बायबैक का, इसी में ही सब कुछ आपका छुपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम साथ साथ जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज में आपको इसी चार्ट के थ्रू समझाता जाऊंगा। ये सामने चार्ट में रख देता हूं, स्क्रीन मैंने थोड़ी छोटी कर दी है। अब दोनों चीजें आपके बिल्कुल सामने आ गई स्क्रीन पर, जर्नल एंट्रीज भी और चार्ट भी। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कंपनी जब बायबैक करने लगेगी तो पहले पैसे का इंतजाम करेगी, फिर पेमेंट करेगी ना। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। आपने जब आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो पहले अपनी जेब में पैसे का इंतजाम करते हो, फिर वो चीज खरीदने के लिए निकलते हो घर से। ठीक है ना, कि हम पेमेंट इमीडिएटली कर पाए। ठीक, तो इसलिए कंपनी क्या करेगी, हो सकता है पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो उसके पास कोई पड़ी हुई है वो सेल कर दे। ठीक है जी। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की क्या एंट्री होगी, जो नॉर्मल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया है, टू इन्वेस्टमेंट जा रही है। अगर प्रॉफिट हो गया तो टू P&L, लॉस हो गया तो P&L डेबिट हो जाएगा। मतलब अगर लॉस हुआ तो क्या जर्नल एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई किस चीज की, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। ठीक है जी। ये तो इसका चार्ट के साथ कोई लेना देना नहीं था, अब सारी एंट्री चार्ट के साथ लेने देने वाली हैं। ठीक, तो नंबर दो एंट्री हमने करनी है ड्यू की, अमाउंट ड्यू की एंट्री क्या है, ड्यू की एंट्री हमारी है ये वाली। अब देखो जी, जैसे जैसे मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा इस चार्ट को, अब वैसे वैसे समझते जाना, वो आगे आगे हम चलते जाएंगे। अब मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूं इसके लिए। अब थर्ड एंट्री में जो थर्ड नंबर लिखा हुआ है मैंने, पर आपने पेपर में या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नंबर 2 पे एंट्री डालनी है। पहली सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, दूसरी ड्यू की एंट्री डालनी है। अब ड्यू की एंट्री क्या डालनी है आपने, अब हम चार्ट के ऊपर से नीचे चलेंगे। फेस वैल्यू डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट। फेस वैल्यू डेबिट मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब क्या किया हमने, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या किया, ड्यू कर दिया।
इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट क्या कर दी, ड्यू खड़ी कर दी। अब आपको पता है जब भी हम लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कैपिटल या लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। कैपिटल या लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। ठीक, जब आप उस लायबिलिटी को पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स में क्या खड़े हुए हैं, क्रेडिटर, आपकी बुक्स में क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है, तो आप क्रेडिटर की जब पेमेंट करते हो, वैसे तो जब क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है तो आपकी बुक में क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिट। ठीक बच्चों, जब आप क्रेडिटर की पेमेंट करते हो तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक, बिल्कुल ठीक सर। अब यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड थी, मतलब क्रेडिट थी। अब उसको आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, उसको रीपे करने जा रहे हो, पेमेंट करने जा रहे हो, तो क्रेडिट वाली चीज क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इसलिए आपने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया। ठीक है जी। अब दूसरा, 10 रुपए की चीज के लिए आप 11, 12, 15, 16, 20 कुछ भी पेमेंट कर रहे हो, सपोज करो 15 रुपए पेमेंट कर रहे हो, 5 रुपए का क्या हो रहा है कंपनी को, लॉस। नॉमिनल अकाउंट के तहत ये क्या है, लॉस है। आपको पता है नॉमिनल में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इसलिए हमने प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या किया, डेबिट। और टू इक्विटी शेयर होल्डर एज पर द पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको ड्यू कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, जिसको पैसे देने हैं उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो अगली एंट्री, ये तो आपकी हाईलाइट जिसको मैंने किया येलो कलर से, ये आपकी क्या हो गई। अब देखो चार्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जनरल एंट्री आ रही है, डेबिट, दोनों चीजें डेबिट हुई, फेस वैल्यू भी डेबिट हुआ, प्रीमियम ऑन बायबैक भी डेबिट हुआ। अब अगली एंट्री क्या होती है, अगली एंट्री आपने किस चीज की डाली, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स की। अब इस नीचे आएंगे, अगली एंट्री आपने डाली फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स की। ठीक है जी, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो। ठीक है जी, तो इसको भी हमने कर दिया, इसकी भी रिलेटेड एंट्री डाल दी, फ्रेश इशू के रिलेटेड भी डाल दी। अब अगली एंट्री किस चीज की होगी, अब अगली एंट्री फ्री रिजर्व यूटिलाइज करने की। अगर हमने कोई फ्री रिजर्व यूटिलाइज किए हैं, अब ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी, फ्री रिजर्व डेबिट। और आपको पता है जो भी हम कोई भी फ्री रिजर्व यूज करते हैं कोई भी फ्री रिजर्व यूज करते हैं तो वो कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। कोई भी अमाउंट फ्री रिजर्व से यूज करते हैं वो कहां पे ट्रांसफर हो जाती है, CRR अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब जैसे कि देखा कि हमने क्या किया, फ्री रिजर्व को डेबिट किया, टू क्या कर दिया, क्रेडिट क्या कर दिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब फ्री रिजर्व को डेबिट क्यों किया, अब जैसे कि आपको पता है हम बायबैक दो जगह से कर सकते हैं, जितना फ्रेश इशू से कर सकते थे फ्रेश इशू से कर लिया, और जितना रिमेनिंग बचा वो कहां से, फ्री रिजर्व से, जितना बचा फ्री रिजर्व से। अब फ्री रिजर्व को आपने क्या किया, डेबिट, और वो फ्री रिजर्व कहां पे ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है जी, और आगे ये CRR जो है बोनस शेयर और कुछ और पर्पस के लिए यूज हो सकता है। ठीक है जी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आगे यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट मतलब फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है जी, तो ये हमारी फ्री रिजर्व यूटिलाइजेशन की एंट्री थी, फ्री रिजर्व यूटिलाइजेशन की एंट्री थी। ठीक, अब अगली एंट्री पे आते हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक पे। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है, आउट ऑफ कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी होती है कि हम जो प्रीमियम ऑन बायबैक है वो कहां से यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब जैसे कि आपको पता है सेकेंड एंट्री में हमने क्या एंट्री डाली, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक, ये एंट्री डाली हमने। अब प्रीमियम ऑन बायबैक को हमने क्या किया था, डेबिट। अब हम प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या करेंगे, क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। डेबिट क्या हो जाएगा, अब कहां से यूटिलाइज कर रहे हैं, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम।
आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है जी, तो एंट्री पूरी क्या बन गई, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बाय बैक। अब देखो थर्ड एंट्री में हमने क्या किया, प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट किया, फिर फिफ्थ में क्रेडिट कर दिया, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक आपस में कैंसिल हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले क्या थी, क्रेडिट थी, अब हमने डेबिट किया तो वो कैंसिल हो गई, कट गई। ठीक है जी, अब लास्ट एंट्री किस चीज की बची, अब ये वाली ऑप्शन भी हो सकती है कि अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से यूज किया, फ्री रिजर्व से। प्रीमियम ऑन बायबैक जो है सॉरी कहां से यूज किया, फ्री रिजर्व में से। इसके लिए बच्चों मैं एंट्री डाल देता हूं अलग से। उसके लिए एंट्री क्या होगी, उसके लिए एंट्री होगी हमारी हमने देखो प्रीमियम ऑन बायबैक तो क्या करना है, प्रीमियम ऑन बायबैक को तो हमने क्रेडिट ही करना है टू प्रीमियम ऑन बाय बैक, और जो फ्री रिजर्व है वो क्या हो जाएंगे सर, डेबिट। ठीक है जी, तो हमारी एंट्री आ जाएगी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। और लास्ट एंट्री आ जाएगी पेमेंट की। पहले हमने क्या किया, इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट किया जब ड्यू हुआ था, अब पेमेंट कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे और टू बैंक करके काम खत्म कर देंगे। ठीक है जी, गिनती की 6 एंट्रीज हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 एंट्रीज हैं। अब मैं आपको सिर्फ स्क्रीन पे जर्नल एंट्रीज दिखाता हूं और करवाता हूं। नंबर 1 आपने एंट्री किस चीज की करी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट सेल की बिल्कुल सिंपल थी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू P&L या P&L डेबिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री किस चीज की, ड्यू की। ड्यू की आपने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने क्या किया, डेबिट, क्योंकि पहले क्रेडिट था, अब डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म कर दी, साइड कर दी वो कुछ पोर्शन। ठीक, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट किया। ठीक है जी, क्योंकि लॉस है, लॉस डेबिट होता है। फिर आपने क्या किया, टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट। उसके बाद ये जो पेमेंट वाली एंट्री थी, इक्विटी शेयर होल्डर को यहां पे क्रेडिट किया था, यहां पे डेबिट हो गया तो कट गई एंट्री, टू बैंक पेमेंट की एंट्री हो गई। अब प्रीमियम ऑन बायबैक देखते जाना कि यहीं पर ही आपने सब कुछ खत्म करके चलना है। प्रीमियम ऑन बायबैक पहले आपने क्या किया, डेबिट, अब यहां पर डेबिट करा और यहां पे आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, तो यहां पर भी खत्म हो गया। और फ्री रिजर्व क्या थे, बैलेंस शीट में क्या थे, क्रेडिट, यहां पर आपने डेबिट करके फ्री रिजर्व को खत्म कर दिया और कहां पे ट्रांसफर कर दिया, टू CRR में। ठीक है जी, कुल मिला के हमारी 6 एंट्री हैं। फटाफट मैं रिवाइज कर देता हूं। पहली एंट्री हमारी क्या थी, पहली एंट्री थी हमारी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की क्या होती है हमेशा बच्चों, एंट्री सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमेशा होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू P&L। दूसरी एंट्री हमारी होती है अमाउंट ड्यू की। अमाउंट ड्यू की क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तीसरी एंट्री हमारी किस चीज की होती है, तीसरी एंट्री हमारी होती है बच्चों शेयर इशू करने की, प्रेफरेंशियल इशू करने की या डिवेंचर इशू करने की। ठीक है जी, तो उसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल कैपिटल या डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, उसके बाद हमारी नंबर 4 एंट्री होती है फ्री रिजर्व यूटिलाइजेशन की। फ्री रिजर्व यूटिलाइजेशन की क्या होगी, फ्री रिजर्व टू CRR अकाउंट। ठीक, नंबर 5 एंट्री होती है प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम बायबैक कहां से यूज किया जाए, उसके लिए एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट या फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और लास्ट एंट्री किस चीज की होती है हमारी, पेमेंट की। पेमेंट की क्या एंट्री है हमारी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, अब बच्चों एक लास्ट पॉइंट जो बताने वाला है, लास्ट पॉइंट एक बताने वाला है, वो क्या है, क्या आप हमने पढ़ा शेयर्स जो बायबैक हैं वो कहां से हो सकते हैं, आफ्टर फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी से मतलब यहां पर है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, जो इक्विटी शेयर बायबैक हो सकते हैं वो कहां से हो सकते हैं, शेयर के अगेंस्ट हो सकते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर के, डिबेंचर के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं। आप पैसा रेज करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। डिबेंचर में दोबारा बोल देता हूं, पैसा रेज करने के लिए डिबेंचर इशू तो कर सकते हो, पर डिबेंचर जो है
सोर्स ऑफ बायबैक नहीं माना जाएगा। डिबेंचर जो है सोर्स ऑफ बायबैक नहीं माना जाएगा। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, सोर्स ऑफ बायबैक क्या हो सकता है? आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और फ्री रिजर्व। आपने अगर डिबेंचर इशू करे, तो आपको सारा का सारा अमाउंट कहां से यूज करना पड़ेगा? फ्री रिजर्व से। इसका मतलब फ्री रिजर्व अवेलेबल होने चाहिए, फ्री रिजर्व्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि बायबैक होगा। ठीक है जी, फ्री रिजर्व पॉसिबल अवेलेबल होने चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा बायबैक। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर क्या अपना कंपनी के पास फ्री रिजर्व क्वेश्चन में हमारे को आ जाए ऐसा कि फ्री रिजर्व है ही नहीं। तो बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन ही वो गलत होगा फिर वो। जब तक कंपनी, अब क्या होता है, हमने पढ़ा कि दो चीजें होती हैं। दो क्या चीजें होती हैं? नंबर एक कि जो बायबैक है वो एक तो बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी या फिर शेयर होल्डर की। बोर्ड अप्रूवल या फिर एसआर पास करना पड़ेगा। बोर्ड अप्रूवल 10% तक और एसआर 25%, 10 से ज्यादा अप टू 25। ठीक है जी। अब शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अप्रूवल दे रहे होंगे तो क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि वो देखेंगे ही नहीं कि फ्री रिजर्व कितना पड़ा है? हम फ्रेश इशू कर नहीं रहे या डिबेंचर इशू कर रहे हैं, फ्री रिजर्व तो अवेलेबल है ही नहीं। तो दो चीजें देखी जाती हैं हमेशा बायबैक करने से पहले। नंबर एक, पैसा जो आपने शेयर होल्डर को देना है। नंबर एक, पैसा जो शेयर होल्डर को देना है वो क्या आपके पास अवेलेबल है? अगर अवेलेबल नहीं है तो इंतजाम करो। इंतजाम कहां से करो? चाहे आप इन्वेस्टमेंट बेचो, चाहे आप डिबेंचर इशू करो, चाहे आप इक्विटी शेयर इशू करो, चाहे आप प्रेफरेंशियल इशू करो। ठीक है जी। नंबर एक, पैसा अरेंज करना है। चाहे जैसे मैंने आपको बोला, शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, कुछ भी लोन लो, जो मर्जी लो, हमें नहीं पता, पैसा अरेंज करो। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है सोर्सेज ऑफ बायबैक। सोर्सेज ऑफ बायबैक ये कंपनी लॉ की कंडीशन है, ये हमारी तरफ से बनाया हुआ नहीं है कुछ। कंपनी लॉ ने बोला है जो सोर्सेज ऑफ बायबैक हैं, चाहे आप जगदीप सर की जो कंपनी लॉ की क्लासेस है आप वो भी परचेज करके, आप हमारे जिस बच्चों ने परचेज की हुई है उसमें आपको शेयर कैपिटल का पूरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर भी बायबैक के बारे में जगदीप सर ने करवाया हुआ है। अब वहां पर बायबैक में साफ साफ बताया गया है कंपनी लॉ में सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या हैं। सोर्सेज ऑफ बायबैक दो हैं, या फिर फ्रेश इशू या फ्री रिजर्व। ठीक है जी। मतलब एक तो पैसे का इंतजाम करना है, दूसरा कंपनी लॉ की कंप्लायंस करनी है। आपने कंपनी लॉ की प्रोविजन जो है वो कंप्लायंस करनी है। उसकी कंप्लायंस कैसे? कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा फ्री रिजर्व से यूज करो, चाहे सारा हिस्सा फ्रेश इशू से करो, पर यह कंडीशन फुलफिलमेंट होनी चाहिए। किसी तरीके की आपको चॉइस नहीं है। तो जिन बच्चों के माइंड में ये डाउट चल रहा है कि क्या सर बायबैक का जो क्वेश्चन हमारे को आएगा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है कि हमारे को रिजर्व सफिशिएंट अवेलेबल ना हो, रिजर्व्स गिवन ना हो, फ्रेश इशू रिजर्व्स उन्होंने अवेलेबल इतने हो पर फ्रेश इशू उन्होंने बोला है जितने बोले हैं उतने एक्चुअल में टोटल बन नहीं रहे। तो ऐसा क्वेश्चन माइंड में बिल्कुल निकाल लीजिए। आप एक चीज पे कुल मिला के फोकस करिए, एक चीज पे फोकस करिए कुल मिला के, इस चार्ट के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर आप फोकस करिए। आपकी सभी दुखों का सॉल्यूशन इस चार्ट में समाया हुआ है, तो किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे ओवरऑल बायबैक की प्रोविजन थी। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए लिमिटेड resolved by a special resolution to buy back 2 lakh of its equity shares. Of its equity share, face value ₹10 each, out of which 8 has been paid up. General reserve balance of the company stood at ₹50 lakh, and no fresh issue of shares was made. No fresh issue of shares was made.
ठीक है जी। अब हुआ क्या है, कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, इसका मतलब है बायबैक 10% से ज्यादा है। ये आपको थ्योरेटिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल के, सॉरी। कंपनी ने एसआर पास किया, 2 लाख शेयर बायबैक करने की सोच ली है। फेस वैल्यू है 10 रुपए, मतलब 20 लाख रुपए की बायबैक हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो शेयर है 8 रुपए का पेड अप है, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पेड अप है, इसका मतलब है ये तो एलिजिबल ही नहीं हुआ। अब जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना पड़ा है, 50 लाख रुपए, और फ्रेश इशू कंपनी कर नहीं रही, तो इसका मतलब है पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कॉल मंगवानी पड़ेगी और फिर जाके क्या करना पड़ेगा, बायबैक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इसमें हम मान के चलेंगे, इसमें हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, क्वेश्चन में जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कंपनी ने कॉल मंगवाई और सभी शेयर होल्डर ने कॉल दे भी दी। कंपनी ने कॉल मंगवाई और सभी शेयर होल्डर ने कॉल दे भी दी। ठीक है जी। नंबर 2, अब वैसे तो चार्ट के बिना भी ये क्वेश्चन हो सकता है, पर मैं आपको आदी करना चाहता हूं, एडिक्टेड करना चाहता हूं इस चार्ट के। कारण मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक्सपीरियंस बताता है कि आपको अगर ये चार्ट फॉलो कर लो तो बड़े से बड़े क्वेश्चन बायबैक या रिडेम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए चार्ट की आदत जरूर डालिए। ठीक है जी। छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट की यही कमी होती है, प्रॉब्लम है कि हम चार्ट बनवाते हैं, फॉलो नहीं करते आप लोग। टीचर की बात को, बड़ों की बात को अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप हमारे से गाइडेंस क्या मांग रहे हो। ठीक है ना। अगर रिजल्ट चाहते हो आपकी मर्जी का, काम हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, काम हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो आपको चार्ट जरूर फॉलो करना है, इसके बिना क्वेश्चन अच्छे से नहीं होगा, मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलने वाले। तो कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर पेपर में बना सकते हैं। बच्चों ये वर्किंग नोट का पार्ट है, वर्किंग नोट में आप कुछ भी बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, परफॉर्मा बना सकते हो, स्टेटमेंट बना सकते हो, अकाउंट बना सकते हो, जो आपको ठीक लगता है कैलकुलेशन के तौर पर वो आप बना सकते हो। कोई किसी तरीके की मनाही नहीं होती कि आप चार्ट नहीं बना सकते। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले मैं चार्ट बनाऊंगा फटाफट। चार्ट में क्या था, सबसे पहले वैल्यू ऑफ बायबैक, वैल्यू ऑफ बायबैक में 2 चीजें थी। नंबर 1 फेस वैल्यू, नंबर 2 प्रीमियम ऑन बायबैक। फेस वैल्यू में क्या था, एक तो फ्रेश इशू। अब फ्रेश इशू कंपनी ने साफ साफ बोल दिया, फ्रेश इशू क्या है, नो, मतलब 0। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी थी, 2 लाख शेयर थे, 10 रुपए ईच, तो फेस वैल्यू कितनी होगी, 20 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना ले लोगे, 0। अब फ्रेश इशू, अब जैसे कि आपको बताया मैंने, फ्री रिजर्व और फेस वैल्यू कितनी थी, 20 लाख, उसमें से फ्रेश इशू 0, तो सारा का सारा उन्होंने कहां से बोला है, जनरल रिजर्व से। तो सारा का सारा हमने बैलेंस कहां से यूज किया, जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व से कितना बैलेंस यूज किया, 20 लाख रुपए। अब ये 20 लाख रुपए कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है बच्चों। और कहोगे सर कुछ खास था नहीं, साफ साफ तो लिखा हुआ था जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना है, जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना पड़ा है, सारा का सारा हम यूज करें कहां से, जनरल रिजर्व से। बैलेंस पड़ा हुआ है 50 लाख, तो जितना हमें चाहिए कितना हमें, 2 लाख इंटू 10, 2 इंटू 10 20 लाख रुपए, तो 20 लाख ले लेते हैं हम। तो बच्चों मैं कब मना कर रहा हूं कि नहीं हो सकता था, बड़े आराम से हो सकता था। पर ये तो छोटा सा क्वेश्चन है ना, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप शुरू से ही आदत डालो, शुरू से ही अच्छी आदत डालो, तो आगे जाके आपको बहुत
आसानी से होता जाएगा, ये आपको कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आते हैं अपनी जर्नल एंट्री की तरफ। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम था हमारा ए लिमिटेड। जी हमारा आ गया पर्टिकुलर, और जी हमारा आ गया डेबिट, और जी हमारा आ गया क्रेडिट। तो सबसे पहले एंट्री फ्रेंड्स क्या होती थी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर देनी हुई। नंबर 2 एंट्री हमारी क्या होती थी, नंबर 2 एंट्री होती थी हमारी ड्यू की। ड्यू की एंट्री क्या होती थी बच्चों, सर ड्यू की एंट्री होती थी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, 2 लाख रुपए। प्रीमियम बायबैक होती थी, वो यहाँ पर है नहीं, 2 क्या हो जाता था, सॉरी, इससे पहले हमें क्या करना है, नहीं जर्नल एंट्री के बाद, जर्नल एंट्री के बाद जब जर्नल एंट्री वाली मैंने लाइनें मारी, डब्बा मारा है, इसके साथ ही काट के अपना अब शुरू करियो। अब मैं यहाँ से, हाँ जहाँ पे ये लाइनें मारी हैं उसके बाद अब मैं जो बोलने लगा हूँ वहाँ से शुरू करियो। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम अमाउंट क्या किसकी एंट्री डालेंगे, ड्यू की एंट्री डालेंगे, जो फाइनल कॉल ड्यू करनी है हमने। फाइनल कॉल ड्यू करने की क्या एंट्री है, फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे कि आप जानते हैं हमारे टोटल शेयर कितने हैं, 2 लाख, और कितने रुपए की कॉल नहीं पेड अप है, 2 रुपए की। 2 लाख इंटू 2 कितनी हो गई, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए की कॉल हमने क्या करी, कॉल कर ली, कॉल्ड अप कर ली। नंबर 2, अब कुछ लिखा नहीं हुआ कि किसने पैसे दिए हैं किसने नहीं दिए, हम मान के चलेंगे सभी ने पैसे दे दिए हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4 लाख। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल बच्चों। नंबर 3, अब ये तो हमारी हो गई कॉल्ड अप, जो करी हमने पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट किया। अब ये जो एंट्री थी पार्टली पेड अप शेयर को हमने फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट किया, उस चीज की एंट्री थी। अब हम एंट्री प्रॉपर बायबैक की शुरू करेंगे, प्रॉपर बायबैक की एंट्री शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहली एंट्री क्या होती थी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। उसके लिए सबसे पहली एंट्री होती थी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, वो एंट्री यहां पर है नहीं। नंबर 2 क्या होती थी, ड्यू की। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने के साथ हो जाएगा, 20 लाख। प्रीमियम बायबैक है नहीं। 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर 20 लाख। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों क्या एंट्री है हमारी, चार्ट देखो। फेस वैल्यू की हमने डेबिट करने की ड्यू की एंट्री डाल दी, फ्रेश इशू की कोई है नहीं एंट्री। अब उसके बाद हमने सारा पैसा कहां से यूज किया, जनरल रिजर्व से। अब इसकी सीआरआर की एंट्री डाल देंगे।
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 20 लाख रुपए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब एक लास्ट एंट्री हमारी रह गई किस चीज की? लास्ट एंट्री बच्चों रह गई पेमेंट की। लास्ट एंट्री हमारी पेमेंट की रह गई। उसकी क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट $20 लाख टू बैंक 20 लाख। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर हमने दो एंट्री किस चीज की डाली? दो एंट्री हमने पहले अमाउंट कॉल्ड अप की और पेड अप की। मतलब पहले हमने क्या किया, जो पार्टली पेड अप शेयर थे, पार्टली पेड अप शेयर थे उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट किया। नंबर 1, पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट किया। नंबर 2, हमने ड्यू की एंट्री डाली। नंबर 3, ट्रांसफर टू सीआरआर की, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश इशू हुए नहीं थे, इन्वेस्टमेंट सेल हुई नहीं थी, सिक्योरिटी भी हमसे पैसा लिया नहीं, 3 एंट्री तो सीधे ही कट गई। तो बची क्या? सिर्फ 3 एंट्री बची। 3 एंट्री कौन सी? अमाउंट ड्यू की, पेमेंट की और ट्रांसफर टू सीआरआर की। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल आसान सिंपल आपकी बेसिक्स क्लियर करने के लिए और एक कंडीशन क्लियर करने के लिए कि जो शेयर है वो फुली पेड अप होना चाहिए। तो उसमें हमने क्या करना है, पहले कॉल्ड अप को, पहले जो रिमेनिंग अनकॉल्ड है उसको कॉल्ड करना है, फिर पेड अप में कन्वर्ट करना है, फिर जाके बायबैक मंगवानी है। ठीक है जी, यहाँ पर खाली सम नहीं करना, आपको सिस्टमेटिकली स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजरल वाइज सम करने हैं। ये नहीं कि आप पहले बायबैक की एंट्री डाल दो, बाद में कॉल्ड अप की एंट्री डाल दो और पेड अप की एंट्री। ऐसा नहीं होता ना, पहले आप पेड अप पैसे मंगवाओगे, फिर आप दिखाओगे सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या शेयर होल्डर को कि हाँ ये शेयर होल्डर एलिजिबल हैं बायबैक के लिए। ठीक है जी, तो उसके बाद जाके बायबैक का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो चलो बच्चों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 5 है नोट्स का, अच्छे से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है नोट्स का। क्वेश्चन क्या कहता है? बैलेंस शीट ऑफ सनी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004 स्टूड एज अंडर। ठीक है जी, जो हमारी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2004 को इस तरीके से शो कर रही है। ठीक, इसमें क्या है, 20 लाख शेयर हैं, 10 रुपये ईच है। 20 लाख शेयर हैं, 10 रुपये ईच है। 200 लाख की हमारी कैपिटल हो गई। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है 25 लाख का, सिक्योरिटी स्वीम दिया हुआ है 22 लाख रुपए का, 22 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 15 लाख का, 9% डिवेंचर दिए हुए हैं आपके कितने के, 75 लाख के, 80 लाख का टर्म लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर दिए हुए हैं 29 लाख के और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 6 लाख का। ठीक, फिक्स एसेट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है बच्चों, ये हमारी बैलेंस शीट थी। उसके बाद एट ए मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ द अबव स्टेटेड बैलेंस शीट, मतलब ये वाली डेट 31 मार्च 2004 को कहते हैं शेयर होल्डर की मीटिंग बैठी है और ये डिसीजन लिए गए हैं। फॉलोइंग डिसीजन वर टेकन। ठीक है जी, ये जाके डिसीजन लिए गए हैं। क्या डिसीजन लिए गए हैं? 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल वुड बी बायबैक एट द रेट ऑफ 16 ईच। कहते हैं कंपनी ने 15% शेयर जो हैं बायबैक करने की ठान ली है। नंबर 1। नंबर 2, किस रेट पे ठानी है? 16 रुपये ईच के हिसाब से ठानी है। नंबर 3, जो डिबेंचर है कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू किए हैं 20 लाख रुपए के, सिक्योरिटी मिनिमम 15% पे। ठीक है जी, किस लिए? टू फाइनेंस द बायबैक। बायबैक को फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने क्या किया है? 20 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करने की ठानी है। ठीक है जी,
उसके लिए जनरल रिजर्व कहते हैं आप यूज कर सकते हो कितने रुपए का बैलेंस छोड़कर, 10 लाख रुपए का बैलेंस छोड़कर बाकी आप क्या है यूटिलाइज कर सकते हो सारा का सारा। ठीक है सर, बिल्कुल कर लेते हैं फिर तो। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, 20 लाख रुपए की है, और सोल्ड कितने में कर रहे हैं हम, 28 लाख में। इन्वेस्टमेंट हम क्या है 10 लाख रुपए की, सॉरी 28 लाख रुपए की बेच रहे हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी है 20 लाख रुपए। ओके सर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांसेक्शन एंड ऑल्सो टू प्रेजेंट द बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। लो जी, इस बार फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपके लिए। पहले तो मैं आपको जनरल एंट्री और चार्ट जो मैंने आपको अभी तक करवाया है पहले वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद जो अपने बैलेंस शीट आप +2 से करते आ रहे हो, परफॉर्मा आपको थोड़ा बहुत मैं उम्मीद करता हूं कि आता होगा, जिसको नहीं आता वो मैं उसको भी छोटा करके बता देता हूं, क्योंकि डिटेल जो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में ये परफॉर्मा आ ही जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले सबसे मेन चीज क्या, चार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। मैं इस बार इधर चार्ट बना देता हूं, जिसमें क्या है हमें आसानी हो जाएगी फर्दर। इसको हम नाम देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 का। वैल्यू ऑफ बायबैक कितनी चीजें बच्चों, सर 2 चीजें हैं। कौन सी सर, फेस वैल्यू प्रीमियम बायबैक। इसमें कितनी चीजें हैं सर, 2 चीजें हैं। कौन सी, फ्रेश इशू फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू CRR। प्रीमियम बायबैक कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और या तो फिर फ्री रिजर्व से। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो वैल्यू ऑफ बायबैक कितनी है, नंबर 1 हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 20 लाख। 20 लाख का हम कितने % बायबैक करने जा रहे हैं सर, 20 लाख का हम 15% बायबैक करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है 20 लाख का 15% होता है 3 लाख। इसका मतलब है सर हम 3 लाख शेयर बायबैक करने जा रहे हैं। ठीक समझा बच्चों, 3 लाख इंटू 10, 30 लाख। तो फेस वैल्यू हो गई 30 लाख, प्रीमियम बायबैक कितना हो गया 3 लाख इंटू 6, 18 लाख। ठीक है जी, यही था ना। 16 में हमने किया था 10 रुपये फेस वैल्यू, 10 रुपये फेस वैल्यू और 6 रुपये प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है सर, ठीक है जी। अब उसके बाद फ्रेश इशू हुए, जी हाँ हुए। फ्रेश इशू क्या हुए हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से। 10% डिवेंचर इशू हुए हैं। मैंने आपको क्लियर कट बताया था बच्चों, जो यूटिलाइजेशन के लिए सोर्सेज ऑफ बायबैक के लिए जो फ्रेश इशू होते हैं वो शेयर्स होने चाहिए, इक्विटी या प्रेफरेंस। ठीक, वहां पर डिबेंचर नहीं चलेंगे। तो यहां पर फ्रेश इशू में से कितने हो गए, 0। ठीक है जी, फ्रेश इशू में से कितने हो गए, 0। अब जैसे कि आपने यहां पर एक पॉइंट पढ़ा कि आपको करना क्या है, जनरल रिजर्व में बैलेंस रखना है 10 लाख रुपए। आपको जनरल रिजर्व में बैलेंस रखना है 10 लाख रुपए, बाकी आप यूज कर सकते हो। जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा कितना है, जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा है 25 लाख रुपए। जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है 25 लाख रुपए। आप 10 लाख रुपए आपको रखना है, रिटेन करना है, तो इसका मतलब है कितना यूज कर सकते हो जनरल रिजर्व से, 25 लाख में से 10 गया
15 लाख। ठीक है जी, और बाकी आपको बैलेंस कहाँ से लाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितना, 15 लाख रुपए। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जो P&L का बैलेंस आपने लिख दिया पढ़ा भी हुआ है कि नहीं, चेक तो कर लो। तो लो बच्चों, हो ही नहीं सकता कि ना हो। P&L का बैलेंस था कितना, P&L का बैलेंस था 15 लाख रुपए। P&L का बैलेंस कितना था, 15 लाख रुपए। अब क्या था, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने कितने में सोल्ड कर दी, 28 लाख में। 20 लाख की इन्वेस्टमेंट 28 लाख में बेच दी, 8 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो 15 लाख का प्रॉफिट हमारे पास P&L पहले पड़ा था, 8 लाख का और हो गया, 15 और 8 23 लाख हमारे पास हो गया। हमें चाहिए कितना था बच्चों, 15 लाख चाहिए था। तो 15 तो मेरा पूरा हो गया, तो मुझे डेफिशिएंसी तो कुछ हुई नहीं। तो इसका मतलब है 15 और 15 हमारा 30 लाख पूरा हो गया। और ये CRR को ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 30 लाख रुपए। बिल्कुल ठीक, मजा आ गया सर। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक, क्या सर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, तो बच्चों ये भी देख लेते हैं। 18 लाख रुपए हमारे को सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम 18 लाख बैलेंस शीट में पड़ा है, जी हाँ बच्चों, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है, 22 लाख। हमें चाहिए कितना, 18 लाख। तो हम 22 लाख नहीं यूज करेंगे, यहां पर हमें कितना चाहिए, 18 लाख। तो यहां पर हम 18 लाख ही यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका ब्रह्मास्त्र तैयार हो गया जर्नल एंट्री पास करने के लिए, बैलेंस शीट पास करने के लिए। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से कॉपी कीजिए। दोबारा बताता हूं, वैल्यू ऑफ बायबैक क्या थी, वैल्यू ऑफ बायबैक आपकी थी 3 लाख इंटू 16, दैट इज 48 लाख। 48 लाख को हमने दो केसेस में अपना बाइफरकेट कर दिया। फेस वैल्यू 30 लाख, 18 लाख प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से 18 लाख, फेस वैल्यू कहां से, फ्रेश इशू से 0, तो बैलेंसिंग फिगर बचा वो 30 लाख ही, कहां से, फ्री रिजर्व में से। ठीक है जी, फ्री रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व से 15, P&L से 15। ठीक है बच्चों, तो चलो सर एंट्री डलवा दो अब तो फटाफट। अब तो आधे से ज्यादा हमारा मेन काम तो हो ही गया। अब हमने मेन काम क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इस बार हम ब्लैक पेन पकड़ेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी, पहली एंट्री हमारी किस चीज की होती थी, पहली एंट्री होती थी हमारी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम जान चुके हैं कि 20 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने कितने में सोल्ड करी है, 28 लाख रुपए में। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 28 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 20 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। दूसरी एंट्री सर हमारी किस चीज की होगी, दूसरी एंट्री बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होती थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने के साथ हमने डाला था बच्चों, 30 लाख के साथ। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 18 लाख।
टू इक्विटी शेयर होल्डर 48 लाख। ठीक है जी, ठीक है सर। नंबर 3 हमारी एंट्री किस चीज की होती है बच्चों? नंबर 3 एंट्री हमारी होती है इश्यू ऑफ डिबेंचर की। यहाँ पे शेयर या डिबेंचर 10% डिबेंचर 20 लाख के हैं, 15% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिबेंचर हमारे कितने थे? 20 लाख के, 15% प्रीमियम पे, तो ये कितना हो गया? 23 लाख। डिबेंचर कितने के हो गए? 20 लाख के, और सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का। ठीक है जी, ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। ये एंट्री हमारी हो गई डिबेंचर इशू करने की। तो अगली एंट्री हमारी बच्चों किस चीज की है? सर अगली एंट्री हमारी होनी चाहिए किस चीज की? फ्री रिजर्व यूटिलाइजेशन की। अब फ्री रिजर्व यूटिलाइजेशन की हमने क्या एंट्री, हमने चार्ट क्या बनाया था बच्चों? ये देखो जरा, राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा। फ्री रिजर्व में हमने क्या क्या चीजें यूज करी? 15 लाख का जनरल रिजर्व, 15 लाख का P&L यूज किया। ठीक है सर, याद आ गया। तो इसके लिए हमने एंट्री डालनी है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 15 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना हमने ट्रांसफर किया? 30 लाख रुपए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री किस चीज की डालते थे? फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री बच्चों हम डालते थे किस चीज की? जो हमने सिक्योरिटी अमाउंट यूज की है। सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कितनी यूज की है बच्चों? 18 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 18 लाख रुपए टू प्रीमियम ऑन बाय बैक 18 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 18 लाख टू प्रीमियम ऑन बाय बैक 18 लाख। ठीक है जी, ठीक है सर। अब एक लास्ट एंट्री हम डालेंगे किस चीज की? फाइनली पेमेंट की। अब ड्यू की तो हमने थर्ड एंट्री डाल दी, सेकंड एंट्री ड्यू में डाल दी थी। अब इक्विटी शेयर होल्डर हमने क्रेडिट कितने के साथ किया था? 48 लाख। तो डेबिट भी कितने के साथ कर देंगे? 48 लाख के साथ। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 48 लाख टू बैंक 48 लाख। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपने देखा, ये आपके सामने स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन आ गया जी। क्वेश्चन विद आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें आप देख सकते हो कि बड़े आसानी से हमने, अब आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, छोटे आए जितने मर्जी छोटे आए, 1 नंबर वाले आए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, हमारे को एक एक चीज का पता लग गया है। एक एक चीज का क्या पता लग गया? प्रोविजनल भी पता लग गया है। अब हमने जो जनरल एंट्री पास करी, अब एक एक मैंने आपको आराम से तसल्ली से बताई कि पहली एंट्री किस चीज की? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ था कि 20 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने में सेल करी? 28 लाख में। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 8 लाख रुपए। दूसरी तरफ हमने किस चीज की अगली एंट्री डाली? ड्यू की। इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट ड्यू कितनी थी? नंबर 1 ड्यू हो रहा था जो फेस वैल्यू थी कितनी? 30 लाख रुपए। नंबर 2 ड्यू अमाउंट किस चीज की हो रही थी? दूसरी चीज अमाउंट ड्यू हो रही थी हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब प्रीमियम ऑन बायबैक की। ठीक है जी। 2 क्या हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद हमने नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर टू CRR की डाली, जनरल रिजर्व P&L टू CRR।
ये हमारे को कैसे पता लगा? चार्ट के थ्रू पता लगा। अब जितने भी केसेस है आपको चार्ट के थ्रू ही पता लगने वाला है सब कुछ। बिना चार्ट के तो बच्चों कोई गति है ही नहीं। बिना चार्ट के तो दुर्गति हो जाएगी आपके बड़े सम, जितने भी आप सम सॉल्व करने बैठोगे। तो इसलिए चार्ट बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्रांसफर टू सीआरआर कर दिया आपने, लास्ट में पेमेंट की एंट्री डाल दी। ठीक है जी। अब आते हैं सबसे मेन चीज बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है जी। बैलेंस शीट, अब पहले मैं आपको हल्का सा परफॉर्मा बता देता हूं, फिर हम चलेंगे सम के ऊपर। ये हमारा लेफ्ट साइड पर्टिकुलर का हो गया जी, ये नोट का कॉलम हो गया, ये हमारा करंट ईयर का हो गया, और ये वैसे हमारे को प्रैक्टिकली तो आता नहीं अभी, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर का कॉलम, फिर भी हम इसके लिए लाइंस मार लेते हैं। ये हमारा किस चीज का कॉलम है बच्चों? ये हमारा है नोट का, ये हमारा है करंट ईयर का, और ये है प्रीवियस ईयर का। ठीक है जी, ठीक है सर। अब सबसे पहले यहां पर क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? नंबर 1 पे आ जाता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले हमारा आ जाता है शेयर कैपिटल। ठीक है जी। शेयर कैपिटल के लिए आप एक अलग से नोट बना लोगे कि कितनी कैपिटल इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई। नंबर 2 पे आपका आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 3 पे आ जाता है आपका फिक्टिशियस एसेट्स, वो यहीं पर ही यहां पर लेस हो जाती हैं। ठीक है जी। ये आपका प्लस माइनस करने के बाद फाइनल आंसर इधर आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। नंबर 2 पे हम बात करते हैं। नंबर 2 पे हमारी आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है? डिबेंचर्स आ गए, लोन्स आ जाते हैं, और अदर लॉन्ग टर्म
बोरिंग्स आ जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद नंबर 3 पे हमारी आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में हमारे क्या क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे आ जाएगा जी क्रेडिटर्स आ गए, बिल पेबल आ गए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया जी, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह या अदर करंट लायबिलिटीज आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारा टोटल ऑफ ए हो जाएगा हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है सर, याद आ गया, हमें ऐसे होता था। उसके बाद हम आते हैं जी अपनी एसेट्स की तरफ। लाइंस को बड़ा कर लेते हैं फिर दोबारा। अब चलिए अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। सबसे पहले नंबर 1 हम यहां पर लिखते हैं एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे क्या हो जाता है जी, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। नंबर 2 इंटेंजिबल फिक्स एसेट। नंबर 3 आ जाती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, और यहां पर नंबर 2 पर क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, करंट एसेट में क्या गया जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। स्टॉक आ गया जी, डेटर्स आ गए, बिल रिसीवेबल आ गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, या इसके अलावा कोई अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारा टोटल ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है सर। ये हमारी पूरी बैलेंस शीट आ गई यहाँ पर, ये जो हमारे वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर इतनी बड़ी बैलेंस शीट याद करनी पड़ेगी। बच्चों क्या बड़ी बैलेंस शीट है, आपको याद होगा पहले लेफ्ट राइट मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती थी, लेफ्ट साइड आपकी लायबिलिटीज होती थी और राइट साइड क्या होती थी, एसेट्स होती थी। अब क्या हो गया, लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दिया और जो राइट है मतलब एसेट्स है उसको डाउन ले आए, मतलब एसेट्स को लायबिलिटी के नीचे ले आए, वर्टिकल में शो हो गया। चीजें वही हैं, बस थोड़ी सी सिस्टमेटिकली ले आए। ठीक है ना, तो तरीका वही है, चीज वही है, बस टेक्निक एक प्रोसीजर चेंज किया है। ठीक है जी, ठीक है सर।
तो चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। बैलेंस शीट में मैं एक काम करने वाला हूँ, प्रोफोर्मा दोबारा नहीं बनाने वाला, क्योंकि मेरा तो टाइम डबल इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो प्रोफोर्मा बनाया हुआ है ये आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं मान के चलता हूँ। और स्क्रीन अगर जिसने नहीं कॉपी किया तो पॉज करके, ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए सारा स्क्रीनशॉट या फिर ले लीजिए। तो अब मैं जो हमने क्वेश्चन किया था उसकी बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, जो हमने जर्नल एंट्री पास करी। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ टेक्निक क्या होती है, तरीका क्या होता है, असूल क्या होते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के, स्टेप बाय स्टेप काम करने के। जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, नंबर एक, जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तब आप सारा कुछ किसके थ्रू देख के बना रहे हो, वो आप सब कुछ चार्ट के थ्रू देख के बना रहे हो। इसका मतलब है सबसे पहले क्या बनाया हमने, चार्ट। अब चार्ट किसको देख के बनाया, क्वेश्चन को देख के बनाया, एडजस्टमेंट्स को देख के बनाया। बैलेंस शीट को और एडजस्टमेंट को देखकर आपने चार्ट बनाया, नंबर एक। नंबर दो, आपने पास करी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री जो पास करी आपने सारी की सारी किसको देख के पास करी, चार्ट को देख के पास करी। 99% चार्ट की तरफ देखा, फिर जर्नल एंट्री पास करी। ठीक, अब अपने जो बैलेंस शीट बनानी है ना, बैलेंस शीट अपने चार्ट के थ्रू नहीं बनानी, जर्नल एंट्री को देख के और बैलेंस शीट को, जर्नल एंट्री और पुरानी बैलेंस शीट को देख के बैलेंस शीट बनानी है 1 by 1, और नोट भी बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, तो मैं इस अब जो बैलेंस शीट में मैं जो कंटेंट है वो डालता जाऊंगा, मतलब जो हेडिंग्स हैं वो तो मैंने पहले ही लिख रखी हैं, आपको लिख के दिखाई हैं अभी। ठीक है जी, मैं क्या करने वाला हूं, उसमें सिर्फ वैल्यू फिल करूंगा और नोट्स जो हैं मैं आपको अलग से बना के दिखाता जाऊंगा कि इस तरीके से आपको नोट्स बनाने आ सकते हैं, बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, तो चलो सर फटाफट शुरू कर दो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में हम नोट नंबर बनाएंगे 1, यहीं पर ही बनाते जाते हैं 1 by 1 करके, जैसे जैसे हमें जगह मिलती जाएगी। तो यहाँ पर इस बार यही पेन पकड़ लेते हैं, नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर एक एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितनी है जी आपकी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो थी वो थी 200 लाख रुपए की। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल आपकी कितनी है जी, 200 लाख रुपए की, माइनस बायबैक शेयर्स हमने बायबैक कितने किए थे, 30 लाख रुपए के। ठीक है जी, तो ये कितने बचे हमारे पास, 170 लाख रुपए के। ठीक है जी, बायबैक करने के बाद हमारी शेयर कैपिटल कितनी बची, 70 लाख की। क्या हमने क्वेश्चन में शेयर इशू करे, नहीं करे, तो इसका मतलब है यहीं पर ही हमारे शेयर कैपिटल खत्म हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है जी, तसल्ली करने के तौर पे आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी है ही नहीं। तो नंबर एक हमारा वर्किंग नोट नंबर आ गया, शेयर कैपिटल कितने की, 170 लाख की। ठीक है जी, चले जी, चलो सर। नंबर दो, नोट नंबर दो किस चीज का, नोट नंबर 2 बच्चों होगा रिजर्व एंड सरप्लस का।
रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस का सबसे पहले नंबर 1 जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस था 25 लाख रुपए, माइनस हमने जो यूटिलाइज कर दिया, यूटिलाइज्ड फॉर बाय बैक, कितना यूटिलाइज किया जी? 15 लाख रुपए। तो सर पहली बात तो कर ही बंदा सकते थे, क्योंकि वहां पर साफ साफ बोला था कि 10 लाख रिटेन करना ही करना है। तो इसका मतलब है हमारे पास बैलेंसिंग फिगर मतलब क्लोजिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का कितना बच गया? 10 लाख। ठीक है जी। नंबर 2 P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस देखें जी कितना था? ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास P&L का 15 लाख रुपए, P&L का बैलेंस था 15 लाख रुपए, और हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी थी 8 लाख के प्रॉफिट पर। ओपनिंग बैलेंस कितना था P&L का? ये हमारा था 15 लाख रुपए। ठीक है जी। इसमें हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए, तो ये हो गया हमारा 23 लाख रुपए। इसमें से माइनस हमने क्या कर दिया? यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक, कितना? 15 लाख रुपए। तो ये हमारा कितना बचा? 5 और 3 8 लाख रुपए हमारा क्या बच गया? P&L का बैलेंस। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। नंबर 3 सर CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी तो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, चाहे वो फ्री रिजर्व है या नहीं। ठीक है जी। CRR में कितना ट्रांसफर किया था हमने? सर CRR में 30 लाख किया था हमने। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बताया आपने मुझे। नंबर 4 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ था? सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ था वो था बच्चों 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, और डिबेंचर हमने 3 लाख प्रीमियम पे इशू किए। ओपनिंग कितना था? 22 लाख, ओपनिंग 22 लाख प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 3 लाख रुपए। तो ये हमारे पास टोटल बनता था कितना? 25 लाख रुपए, माइनस यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक कितना? 18 लाख रुपए। तो बच्चों ये हमारे पास बैलेंस बच गया कितना? 7 लाख रुपए। तो ये हमारा टोटल हो गया रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख प्लस 8 18 लाख
18 और 7 25, 25 और 3 55। तो इसका मतलब है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस हो गया 55 लाख। दोबारा काउंट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व का बैलेंस 10 लाख, P&L का बैलेंस 8, 18 और CRR में 30, 48 हो गया। 48 और 7 55 लाख। बिल्कुल ठीक सर। तो हमारा फ्री रिजर्व एंड सरप्लस में कितना हो गया 55 लाख। ठीक है जी, ठीक है सर। अब उसके बाद हमारा शेयर कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रीमियम हो गया, P&L का बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम, हमारे एग्जिस्टिंग डिवेंचर कितने थे? 9% डिवेंचर थे, 9% डिवेंचर थे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 75 लाख के 9% डिवेंचर थे। डिवेंचर के लिए हम क्या करते हैं, नोट नंबर, ये रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 2 हो गया, इसके लिए हम बना देते हैं नोट नंबर 3। ठीक है जी। डिवेंचर और लोन हमारा यहाँ पर शो कर रहा था, लोन लिख ही देते हैं पहले ही। टर्म लोन हमारा शो कर रहा है 80 लाख रुपए का। टर्म लोन हमारा कितना है? 80 लाख का। ठीक है जी। डिबेंचर हम ऐसे करते हैं, नोट आपको बता देता हूं मैं, चलो बना ही देते हैं यहां पर। नोट नंबर 3, 9% डिबेंचर, कितने के? 75 लाख के। 10% डिबेंचर कितने के थे? 20 लाख के। तो ये कितना हो गया जी? 75 प्लस 20 दैट इज 95 लाख। तो डिबेंचर हमारे हो गए 95 लाख के। ठीक है जी, 95 लाख के हो गए। और इसके अलावा हमारे क्या रहेगी करंट लायबिलिटी? ये हमारी 9% डिबेंचर भी हो गया, टर्म लोन भी हो गया, रह गया सिर्फ क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। क्रेडिटर 29 लाख और प्रोविजन फॉर टैक्स 6 लाख। 29 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स 6 लाख। और ये टोटल कहाँ पे आ गया? टोटल आ गया हमारा 35 लाख। तो चलिए अब हम टोटल करते हैं, करके देखते हैं हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ गया। शेयर कैपिटल कितनी है? 170 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 55 लाख और डिवेंचर 95 लाख के प्लस लोन कितना है? 80 लाख का और हमारे करंट लायबिलिटी कितनी है? 35 लाख की। तो ये टोटल हमारी अमाउंट बनी 435 लाख। 435 लाख से मतलब है 4 करोड़ 35 लाख। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या आ गई? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 435 लाख। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी एसेट्स की तरफ। एसेट्स में सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट हमारे को कितने की दी हुई हैं? 2 करोड़ 73 लाख 60,000, मतलब 273 लाख 60 हजार। 273 लाख 60 हजार। ठीक है जी, 273 लाख 60 हजार। गुडविल वगैरह इंटेंजिबल एसेट इसमें है नहीं। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी? इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी 75 लाख की। इसमें से कितनी बेची हमने? 20 लाख की इन्वेस्टमेंट 28 में बेची, मतलब 20 लाख की बिक गई। 75 में से 20 गई, कितना रह गया? 55। तो इन्वेस्टमेंट हमारी आ गई 55 लाख की। ठीक है जी, ठीक है सर।
फिक्स एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब स्टॉक डेटर, स्टॉक कितना है 47,80,000, 47,80,000 और डेटर कितना है 40,20,000। स्टॉक 47,80,000, स्टॉक 47,80,000 और डेटर 40,20,000। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब लास्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, इसके लिए बड़ा अच्छा वर्किंग नोट बनेगा, फिर जाके ये हमारा जो सम है कंप्लीट होगा। कैश एंड बैंक बैलेंस 15,40,000, ओपनिंग बैंक बैलेंस 15,40,000। इसके लिए सर एक वर्किंग नोट नीचे ही बना देते हैं। नोट नंबर 4, बैंक बैलेंस। ओपनिंग बैंक बैलेंस था हमारा, ओपनिंग बैंक बैलेंस 15,40,000। इसमें हमने प्लस करना है नंबर 1, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में था हमने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट 28 लाख में बेच दी, प्लस इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने के हुए जी, डिबेंचर 20 लाख के डिबेंचर 23 लाख में इशू हुए, तो 23 लाख रुपये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, बस इतना पैसा ही आया। ठीक है सर। अब हमारे पास कुल मिला के बैलेंस कितना हो गया, 15,40,000 प्लस 28 लाख प्लस 23 लाख, दैट इज 66,40,000। अब हमारे पास कैश बैंक बैलेंस अवेलेबल था इतना, माइनस अब हम कर देंगे पेमेंट फॉर बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितनी 48 लाख रुपीस। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 18,40,000 रुपीस। ठीक है जी, 18,40,000 रुपये हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका टोटल आ गया 18,40,000 कैश एंड बैंक बैलेंस और 47,80,000 स्टॉक और डेटर कितना गया 40,20,000, दैट इज 1,06,40,000, 106,40,000। ठीक है जी, 106,40,000 ये हो गया, प्लस कर देंगे हम 55 लाख, क्या है ये इन्वेस्टमेंट, प्लस कर देंगे टेंजिबल फिक्स एसेट 273,60,000, ये हो गया आपका 435 लाख, दैट इज बैलेंस शीट इज टैली। ठीक है जी, तो
ये हमारी पूरी बैलेंस शीट हो गई विद नोट्स। बच्चों ये तो मुश्किल हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा, स्क्रीन ऐसे रख देते हैं, ये तो फिर भी आपको विजिबल होगा। ठीक है जी, एक एक करके ये हमने देखो, सबसे पहले हम किस चीज़ का नोट बनाया, शेयर कैपिटल का नोट बनाया। शेयर कैपिटल में क्या था, एग्जिस्टिंग में से हमने माइनस क्या किया, बायबैक। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारे जो रिमेनिंग शेयर कैपिटल बची। ठीक है जी, जो हमारी रिमेनिंग शेयर कैपिटल बची वो आ गई। फिर हमने रिजर्व एंड सरप्लस, सबसे मेन वर्किंग नोट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां होती हैं, मैक्सिमम गलतियां इसी वर्किंग नोट में होती हैं, सभी बच्चे यहीं पर ही गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जनरल रिजर्व लिया। जनरल रिजर्व तो यहाँ पर बोला ही हुआ था, हमने 10 लाख ही बचाना था, 15 लाख हमने यूज़ कर लिया। ठीक, उसके बाद P&L का बैलेंस ओपनिंग कितना था, 15, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर इतना हुआ। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट का बेचने पर हमने प्रॉफिट को क्या किया, प्लस करना है यहाँ पर। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है। अब एक बार देखा होगा आपने, नोट करी होगी कि मैंने क्वेश्चन करवाया, उसके साथ ही वर्किंग नोट बनाते बनाते मेरे को क्वेश्चन माइंड में छप गया। अब उससे क्या फ़ायदा होता है वर्किंग नोट बनाने से, कि आपको कैलकुलेशन याद हो जाती हैं, आपका जो टोटली माइंड है वो क्वेश्चन के अंदर घुस जाता है। ठीक है ना, आपको फिगर्स लर्न हो जाती हैं, तो आपको इसलिए बार बार क्वेश्चन पेपर आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पिछले पेज को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैक्सिमम जो है वैल्यूज फिगर्स जो है वो याद हो चुकी होंगी। ठीक है ना, तो इसलिए आपको हर पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। ठीक है जी, तो उसके बाद CRR का बैलेंस था, CRR का बैलेंस सीधे ही 30 लाख ट्रांसफर था। और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम में देखा जाए दो चीजें, दो एडजस्टमेंट आई। पहली, जो पिछला बैलेंस पड़ा था उसमें से हमने बायबैक कर लिया, दूसरी जो नई डिबेंचर इशू करे उसमें से हमने यूज किया, तो वो यूज वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है जी, उसके बाद जो सबसे मेन वर्किंग नोट जो मेरे हिसाब से था वो क्या था, बैंक बैलेंस वाला। ठीक है ना, बैंक बैलेंस वाला था कि आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस अवेलेबल कितना है। ठीक है जी, तो ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन था जिसमें हमने नंबर 1 चार्ट किया, नंबर 2 जर्नल एंट्रीज, नंबर 3 बैलेंस शीट। इससे ऊपर चैप्टर में कुछ होता नहीं। अब इसके बाद कुछ हम प्रैक्टिस और करेंगे, कुछ और सम करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों।